क्वेश्चंस का आंसर हो गया तो ठीक है, वरना बताओ तो बोल दूँ। सर जो दूसरा वाला जो सवाल दिया था उसका जो आंसर है वो है प्रोपेन 1 ऑल और 1 आयोडो 1 1 डाइमेथाइल इथेन। रुक जाओ बेटा, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको सवाल दिया है उसमें पहला तो मैंने करवा ही दिया था। दूसरे का आंसर क्या बोल रहे हो बेटा? प्रोपेन 1 ऑल प्रोपेन 1 ऑल और और 1 आयोडो 1 1 डाइमेथाइल इथेन। 1 आयोडो 1 1। डाइमेथाइल, सॉरी सर प्रोपेन है, मैंने बनाया सेम है, मैंने लेके इथेन दिया है। नाम बताओ क्या बोल रहे हो इसका आप? सर 1 आयोडो 1 1 डाइमेथाइल प्रोपेन। बिल्कुल गलत है बेटा, कोई सही बताएगा? कोई सही बताएगा? चलो, प्रोडक्ट्स बनाने, ब्यूटेन। प्रोडक्ट्स, हाँ क्या बोल रहे हो बेटा, फिर से बोलो। 1 आयोडो 1 मीथेन 1 मिथाइल ब्यूटेन। बिल्कुल सर गलत है टू बेटा। आयोडो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब ठीक है बेटा। तो खैर IUPAC तो मान लो गलत कर ही रहे थे आप लोग, शायद समझ गए होगे, 4 कार्बन की मेन चेन है सर, तो ये होगा 1, तो ये हाँ होगा 2, सर। तो ये हो जाएगा 2 आयोडो और 2 मिथाइल और फिर ब्यूटेन। प्रोडक्ट बनाने में अगर तकलीफ़ हो तो बता दो बच्चों, मैं मैकेनिज़्म चर्चा करनी है कि नहीं करनी है बोल दो। कोई ऐसा बच्चा नहीं करनी। जो चाह रहा है बोल दे। नहीं चाह रहा, चलो बेटा ठीक है। तीसरे सवाल में किसी को कोई डाउट? तीसरे सवाल का आंसर आपके सामने है। नहीं सर। आंसर यही आया। बेंजाइलिक आयोडाइड है, तो बेंजाइल आयोडाइड और फिनॉल। किसी को कोई तकलीफ हो तो पूछ सकता है? नहीं है, नहीं सर। तो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। बच्चों, ईथर के रिएक्शन में आगे बढ़ते हैं और ईथर के रिएक्शन में कैपिटल बी लिखते हैं। कैपिटल बी है ईथर के रिएक्शन में, हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन ऑफ एरोमेटिक ईथर। मतलब एरोमेटिक ईथर में इलेक्ट्रोफाइल आके सब्सटीट्यूट करेगा। आइए इस पे चर्चा करें, पहले इतना लिखो, लिखो तो हाँ बोलो बेटा। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, ये बात शायद हम ऑलरेडी जानते हैं, बस इसको लिखना भी क्योंकि बोर्ड में बहुत पूछी जाती है। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे द एल्कॉक्सी ग्रुप यानी कि OR is ortho and para directing and activates the aromatic ring towards electrophilic substitution in the same way as in phenol। जैसे फिनॉल अपने ऑक्सीजन के लोन पेयर को कोऑर्डिनेट कर सकता था, कॉन्जुगेट कर सकता था रेजोनेंस के थ्रू अपने एक कॉन्जुगेट सिस्टम में, वैसे OR भी कर सकता है, एल्कॉक्सी ग्रुप भी कर सकता है। वही आपको यहाँ पे इंग्लिश लिखा रहा हूँ मैं। आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने अपने को, ये देख लीजिए, बहुत बेसिक सी बात है, पता ही आपको। ऑक्सीजन के लोन पेयर आएंगे, ऑर्थो में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो आगे मूव करेगी, पैरा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस मूव करेगी, ऑर्थो में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस मूव करेगी कंपाउंड एज इट इज़। तो ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको ये समझा देंगे कि जैसे कि फिनॉल के केस में होता था, वैसे ही एरोमेटिक ईथर्स के केस में भी जो OR यानी कि एल्कॉक्सी ग्रुप होगा वो प्लस R लगाएगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा और एक्टिवेट करेगा। मतलब फिनॉल के केस में शायद हमने देखा था कैटलिस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, और फिर भी मोनो सब्सटीट्यूशन तो हो ही जाता था, और कॉन्सेंट्रेटेड उसी व्यक्ति को ले लो तो एक्सेसिव काम हो जाता था। हालांकि वो एक्सपेरिमेंटल जानकारियाँ भी थी वहाँ पे काफ़ी सारी, जो कि हमने समझी हैं, याद भी की हैं। वैसी कुछ एक्सपेरिमेंटल जानकारी यहाँ पे भी है, पर यहाँ पे जो लॉजिक है वो ये है कि फिनॉल की तरह OR भी काफ़ी अच्छा प्लस R लगाता है और एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, और ऑर्थो पैरा पोजिशन पे डायरेक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल्स को। इतनी बात लिखो, लिखो तो हाँ बोलो, दिक्कत हो तो पूछो। नेक्स्ट, अब ये तो जान गए सर कि फिनॉल की तरह एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो सर बढ़िया अच्छे से होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। आइए कुछ एग्जांपल्स की बात करें, देखें होता कैसे है। तो लिखेंगे बच्चों इसमें पॉइंट क्रमांक 2, और 2 में हम सीधा हेलोजिनेशन की बात करेंगे। हेलोजिनेशन ना लिख के आप ब्रोमिनेशन लिखो, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल सच्चाई हमें ब्रोमीन के बारे में दी गई है कि क्या रिएजेंट इस्तेमाल करके कैसा काम होता है। तो ब्रोमिनेशन पॉइंट क्रमांक 2 है। इंग्लिश लिखेंगे यहाँ पे ब्रोमिनेशन में कि एनीसोल, एनीसोल शायद हमें पता है बेंजीन में OCH3 का जनरल नेम है, लेकिन इतना फेमस है कि IUPAC भी एक्सेप्ट करती है। तो एनीसोल अंडरगो ब्रोमिनेशन विद ब्रोमीन इन इथेनोइक एसिड इवन इन एब्सेंस ऑफ आयरन 3 ब्रोमाइड, मतलब फेरिक ब्रोमाइड की एब्सेंस में भी ये काम हो जाता है कैटलिस्ट। इट इज़ ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग बाय द
मिथॉक्सी ग्रुप। तो पता भी है सर, ये बात अब 1 में भी तो पता है, काहे लिखवाए हो बेटा, लिखवाएं, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता तो फिर से लिख लो। लिखवाए मैंने ये है, सुनते रहो लिखते भी रहो, कि बेंजीन में OCH3 लगा है, प्लस आर लगाएगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लस आर लगाएगा। तो कैटलिस्ट तो छोड़ो, मैंने Br2 का इस्तेमाल बस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, यहाँ पे फिलहाल इथेनोइक एसिड एक सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है, जो एक्चुअली Br2 को तोड़ रहा है Br प्लस में और Br माइनस में। मतलब यहाँ मैंने कैटलिस्ट यूज़ नहीं किया है, लेकिन सॉल्वेंट ज़रूर मैंने ऑर्गेनिक यूज़ किया। हालांकि इसमें भी पोलैरिटी है थोड़ी बहुत, क्योंकि एसिड है। तो क्योंकि एक्चुअल सच्चाई है बेटा, फिनॉल और एरोमेटिक ईथर में, मतलब OH और OR के प्लस आर इफेक्ट की अगर आप बात करो ना, तो OH का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, OR का कम होता है OH से। इसलिए वहाँ पे आपने गौर किया होगा, वहाँ पे हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया होगा। यहाँ पे सॉल्वेंट पानी नहीं है, पर फिर भी पोलैरिटी है, भले ऑर्गेनिक ही सही, पोलैरिटी है, जो ये समझाता है आपको कि प्लस आर लगाने की शिद्दत OH की ज़्यादा है, OR की कम है। ये एक्सपेरिमेंटली बस समझ रहे हैं बेटा। तो यहाँ से मैंने आपको शायद ये बोलने की भी कोशिश की, और जब हम ये करते हैं तो ऑर्थो और पैरा में हमको मिल जाएगा। सर कोई H बॉन्डिंग यहाँ पे होनी नहीं इंट्रामोलिकुलर, तो यहाँ पे पैरा ही मेजर होगा सर, ऑर्थो बनेगा ज़रूर पर माइनर होगा। तो ऑर्थो आप बनाओ ज़रूर, पर माइनर लिख लेना। इतना लिखो तो बच्चों हाँ बोलो। ऊपर से थोड़ा सा खिसका दूँ, ब्रोमिनेशन तो लिख चुके होगे ना, हेलो? ये देखो बेटा, अब आपको पूरा दिख रहा है। तो ये मेजर है पैरा ब्रोमो एनिसोल, और ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल इज माइनर। यहाँ माइनर नहीं लिखा है तो माइनर लिख दे रहा हूँ मैं। चलो बेटा इसका लिखो तो हाँ बोलो। क्रमांक 3 लिखेंगे बेटा। तीसरा पॉइंट लिखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में रोमन नंबर 1 लिखेंगे एग्जाम्पल करके। ऑब्वियसली हमें पता है, मैं बोल भी दे रहा हूँ, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कराएंगे। लिखा नहीं है क्योंकि शायद पीछे बहुत बार लिख चुके हैं हम। अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप ऐड होता है। अल्काइलेशन के लिए RCl, जो कि फ़िलहाल मैंने CH3Cl का इस्तेमाल किया है, इन प्रेजेंस ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट का ल्यूइस एसिड होता है एनहाइड्रस AlCl3। यहाँ पे आपको कैटलिस्ट की आवश्यकता पड़ेगी, जो फिर से यही दिखा रहा है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराने में कैटलिस्ट इसलिए इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि अल्काइल हैलाइड का बॉन्ड आसानी से टूटता नहीं है, ल्यूइस एसिड की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब सर ये एक्टिवेटिंग ग्रुप तो है, पर इतना ज़्यादा एक्टिवेटिंग नहीं होगा ना, यहाँ पे तो कैटलिस्ट लग रहा है। हाँ बेटा, ये एक्चुअली NCERT आपको एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करके समझाने की प्रयास करता है कि OH का प्लस आर लगाना और OR का प्लस आर लगाना में OH का प्लस आर काफ़ी शक्तिशाली होता है, तभी यहाँ पे आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराने में इसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो अगर आप करते हो तो ऑर्थो पे लगेगा CH3 और पैरा पे लगेगा अगेन मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला होगा। इतना लिखो तो फिर रोमन नंबर 2 में भी आऊँ आपको दिखाऊँ। पहले इतना लिख लो, लिखो तो हाँ बोलो। और लिखते लिखते कोई भी बच्चा लिखते लिखते मेरे इस सवाल का जवाब भी दे। बच्चों क्या फिनॉल के केस में हमने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस कराए थे? थोड़ा सा याद करके बताओ, या तो फिर कोई लिख ले पहले इसको तो फिर पीछे पन्ना पलट के दिखाए। क्या फिनॉल के केस में हमने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस लिखे हैं? नहीं सर, वो हेलोबेंजीन के में है, मतलब अल्काइल हैलाइड। तो बेटा फिनॉल के केस में हमने क्यों नहीं लिखे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस? यहाँ तो लिख रहे हैं हम। नहीं पता। फिनॉल के केस में बेटा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस हमने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि हमको वैसे भी पता है OH एक ज़्यादा अच्छा प्लस आर लगाने वाला ग्रुप है, मतलब अपने लोन पेयर बड़ी आसानी से दे देता होगा कॉन्जुगेट सिस्टम को, है ना? हेलो हेलो बेटा, अगर लोन पेयर वो कॉन्जुगेट सिस्टम को दे सकता है उस समय के लिए वो फिनॉल लोन पेयर, क्योंकि ज़्यादा शक्तिशाली ग्रुप है, प्लस आर उसको इलेक्ट्रॉन देने में मरा जा रहा है, तो क्या वो AlCl3 को भी नहीं दे सकता? तो बेटा अगर कैटलिस्ट इसके साथ कट लेगा तो अल्काइल हैलाइड क्या करेगा? हेलो, तो एक्चुअली फिनॉल के केस में हमने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि फिनॉल का ऑक्सीजन छोड़ता नहीं है, किसको? कैटलिस्ट को भी नहीं छोड़ता, उसके साथ भी रिएक्ट कर जाता है, इसलिए शायद हमने वहाँ लिखे भी नहीं है। इतनी बात समझ में आती सबको?
वहाँ लिखा नहीं हमने, पर क्योंकि अब मैं आपको इस बारे में बता रहा हूँ तो कंपैरिजन्स कराता जा रहा हूँ। चलो नीचे कर सकता हूँ, इतना लिख लिया सबने? एक मिनट सुन। बस थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ बेटा, ये आपको नीचे का दिखने लगा होगा। रोमन नंबर 2 है बेटा ये। रोमन नंबर 2 में फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन यानी कि असाइल ग्रुप, असाइल ग्रुप में फिलहाल मैंने इथेनॉइल क्लोराइड यानी कि CH3OCl का इस्तेमाल किया है। कैटलिस्ट वही है। ऑर्थोपैरा में असाइल यानी कि एसिड का ग्रुप यानी कि COOCH3 लग जाएगा। अगेन ऑर्थो में भी लगेगा, पैरा में भी लगेगा। पहले इतना बनाओ फिर और नीचे कर रहा हूँ। ऊपर का लिख लिया है बच्चों, रोमन नंबर 1। सर एक मिनट मैंने रुक गया बेटा। प्रोडक्ट बनाने में। यस सर। रोमन नंबर 2 भी पूरा कर लो बच्चों, मेजर माइनर के साथ IUPAC भी बड़ी ज़रूरी है यहाँ पे, शायद आपको याद होगा। बेंजीन रिंग में COCH3 क्या कहलाता है बच्चों? एस सर। बेंजीन रिंग में COCH3 क्या कहलाता है बच्चों? लिखा भी हुआ है बेटा एसिटोफिनोन। फिनोन क्यों? ओन, क्योंकि सर एक कीटोन का फंक्शनल ग्रुप हो गया है, और इस कीटोन का जिसके एक तरफ मिथाइल और एक तरफ फिनाइल है, ये जनरल नेम इसका बहुत फेमस है, IUPAC एक्सेप्ट करती है जनरल नेम को। एसिटिक एसिड का और फिनाइल का कीटोन है, एसिटिक एसिड और फिनाइल ग्रुप का कीटोन है, तो इसको कहते हैं एसिटोफिनोन। और एसिटिक एसिड का ही ग्रुप है ना, अगर OH सोच लो यहाँ पे तो। और उसके 2 पे मिथॉक्सी, यहाँ पे 4 पे मिथॉक्सी। तो ये माइनर है, ये मेजर है, शायद समझ में आता है। अंक 4 लिखने का समय आया है। नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में भी हमको पता है, मैं फिर से एनिसोल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है कंसनट्रेटेड H2SO4 और कंसनट्रेटेड H2O3, मतलब यहाँ पे मैं H2SO4 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऑब्वियसली बात है, शायद इससे और आपको पक्का हो जाएगा कि माना सर OR+R लगाता है पर OH के जितना शक्तिशाली नहीं, यहाँ पे आपको कैटलिस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोनों का इस्तेमाल किया बेटा। और अगेन NO2 लग जाएगा ऑर्थो में और पैरा में, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। और मैं चाहूँगा आप ये चौथा पॉइंट लिखने के बाद ये नोट भी डाल लीजिए ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली शायद आप ये NCERT से समझ चुके हो। बुक मार्क पे मत डालना, आप ऐसे नीचे ही डालना ये चौथा लिखने के बाद। और नोट शायद समझ में भी आ रहा है सबको कि OH इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देन OCH3। तो +R की ताकत में OH की ज़्यादा औकात है, OCH3 की कम है। ये याद होना चाहिए आपको। शायद एक्सपेरिमेंटल सच्चाई से जो आपने ऐसी के केस में देखी है, जो रिएजेंट हमने यूज़ किया, जो प्रोडक्ट हमने ऑब्जर्व किए हैं, वो एक्सपेरिमेंटल सच्चाई या तो होनी चाहिए, उसके ही आधार पे आप ये बात को कंक्लूड कर भी सकते हो। लिखो तो हाँ बोलो। कैपिटल A यहीं से शायद समाप्त होता है बेटा। कैपिटल B में अच्छा सॉरी, कैपिटल B था ना बेटा ये, ठीक है। तो ये वैसे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं बेटा, ये एग्जैक्ट JEE की बात है। तो हालांकि मैं ये पेज का बेटा आप लोगों को वो भेज दूंगा स्क्रीनशॉट, जो एकदम ही JEE के लिए पागल हो, मतलब जो एकदम पागलों जैसा काम करता हो। मतलब पागलों जैसा काम करने का अर्थ ये होता है कि ज़्यादा काम करता है। एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए ज़्यादा काम करना, वो कहेगा यार बहुत पागल है, बहुत पढ़ता है। तो एक्चुअली अपने लिए कुछ करना चाहते हो तो करना वही चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि बोर्ड वालों को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक एग्जैक्ट ऑर्डर है बेटा कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी का। अगर आप मेंस के सवाल कर रहे होगे तो ऐसा तो नहीं है वैसे, 100 में 100% में तो 70% आपके मेंस के आर्काइव्स मेरे क्लास नोट से हो जाएंगे। कुछ बच्चों को 70% के बाद भी चाहिए होता है, तो उसके लिए कुछ कुछ अच्छी बातें हैं। तो वो है, ये है यहाँ पे कार्बोकटाइन का मैंने एक एग्जैक्ट ऑर्डर लिखा हुआ है बेटा, इसको याद रख लेना है ना। ये पेज मैं आप लोगों को भेज दूंगा, अगर मैं रात तक ना भेजूँ ना तो मुझे बोल देना कि सर वो पेज भेज दीजिए। कौन सा सर? वो जिसमें एग्जैक्ट ऑर्डर लिखा है कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी का, कोई याद दिला देना। वैसे शायद मैं भेज ही दूंगा, इन केस की बात कर रहा हूँ, है ना। चलो, क्योंकि अभी चैप्टर के बीच में आ गया ना ये। अच्छा रुक जाओ, मैं अभी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। पर यार नहीं बेटा, नीट वाले तो लिखो ही मत इसको। ये किसका अनम्यूट है बेटा? किसी को दिक्कत हो रही है? कौन है?
बेटा थोड़ा सा एको हो रहा है तो रहने दो आप। और हाँ कि नीट मैंने सुना किसी का, तो बच्चों देखो सुनो क्या होता है ना, नीट में वैसे भी केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस आते हैं बेटा। और आप खुद सोचो अगर 1 घंटे में कोई पेपर आपसे चाह रहा है 25 सवाल करो और दूसरा पेपर चाह रहा है 45 सवाल करो, तो बेटा आपसे कठिन सवाल पूछेगा ही नहीं वो, क्योंकि वैसे ही सवाल आपसे ज़्यादा पूछ रहा है वो आपकी स्पीड टेस्ट में ज़्यादा फोकस्ड है कि आपको चीज़ें याद कितनी ज़्यादा हैं, और एनसीईआरटी की। ठीक है, हेलो। तो 45 में से जैसे मैं जेई लोगों को कहता हूँ ना कि 25 में से आपके 18-19 सवाल हो जाने चाहिए, टाइम भी कम लगना चाहिए। बस आप लोग के केस में वो टाइम का ऑप्शन सही नहीं है। आप लोग के केस में आपको 1 घंटा ही देना है केमिस्ट्री को, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा टाइम बचा के और कुछ लड्डू पेड़े नहीं मिलने हैं, क्योंकि आपको बायो में भी थ्योरेटिकल पेपर है, उसमें सवाल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, 90 होते हैं। 90 आप बायो का तो आपको पता भी है सर, कोई चीज़ याद है तभी बनेगी। तो मान लो आप 90 सवाल आपको पढ़ने तेज हैं और आपको लगभग 1 घंटे में अपना बायो का पेपर करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री में, फिजिक्स में आपको 2+2 थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, मैथ्स केमिस्ट्री में भी 2+2 थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। आपके लिए तो केमिस्ट्री भी 2+2 है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल कुछ तो होते ही हैं। तो आपको प्रयास ये करना है कि 1-1 घंटा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों को दो, और उसमें केमिस्ट्री को जब करो तो कम से कम आपके 1 घंटे में 37 से 38 सवाल होने चाहिए। 6-7 सवाल वहाँ पे भी छोड़ सकते हो कायदे से। 45 का मोटा मोटा 15% कितना होता है बेटा? 45 का 10% होता है 4.5 सवाल, और 4.5 सवाल का आधा होता है मान लो 2.25 सवाल। तो 4.5 और 2.25 मिला के कितना होता है? 4 और 2 6, हाँ 7 सवाल छोड़ सकते हो आप। हेलो हेलो हेलो, ये हो गया। ये बाकी लोगों ये सवाल करते जब कहानी सुनाता जाऊंगा। क्वेश्चन 7 इन टेक्स्ट डायरेक्टली लिख लो अपनी कॉपी में। सवाल है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल का रिएक्शन आपको H+ से कराना है और हीट करना है 170 डिग्री, या हीट, मैंने सिर्फ हीट लिखा है। क्या प्रोडक्ट बनेगा? प्रयास करो, प्रोडक्ट मत देखो, आंसर बताओ। सर इसका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, और माइनर मैं पूछ ही नहीं जो रहा, माइनर मैं पूछ ही नहीं रहा। मैंने बोला क्या प्रोडक्ट बनेगा। जब मैं A+B लिखूं और कहूँ मेजर माइनर बताओ तब बताओ। मैंने सिर्फ प्रोडक्ट बताओ पूछा है तो सिर्फ मेजर ही बताना है। ये बोर्ड के लिए भी जान लो। सर तो प्रोडक्ट तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। बिल्कुल ठीक है बेटा, किसी को तकलीफ हो तो पूछ ले बेटा, करना कुछ नहीं है। सर ये तो पता नहीं क्यों बीच में सवाल आ गया बेटा, मैंने होमवर्क दिया होगा तो बच्चों ने पूछा होगा तो क्लास शायद चेंज हो गई होगी जब मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग भी एनसीईआरटी में देखोगे सर OH को पहले प्रोटोनेट करो अल्कोहल को, पानी निकाल लो सर, कार्बोकैटायन बना दो सर। कुछ होगा नहीं सर, क्योंकि रीअरेंज करके रिंग एक्सपैंड कोई फ़ायदा नहीं है सर। तो बस सर बीटा कार्बन का हाइड्रोजन ले और अल्कीन बना दो सर, बन गया, आंसर आ गया 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। कोई दिक्कत हो तो पूछ लो बेटा। कोई रोक रहा है कि आगे बढ़ जाऊं? नहीं रोक रहा, आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों। तो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी हो गए हमारे। बस बेटा ये क्वेश्चन अभी मैं आपसे नहीं करा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं चाहूँगा पहले आप ये सवाल खुद अटेम्प्ट करो। ये एनसीईआरटी के सवाल हैं। हेलो, हाँ सर। ये भी जेई के लिए नोट है, E2 के लिए मैंने कुछ और बताया है, E1 CB मैं आपको अभी बताऊंगा नहीं। ये सब बेटा जेई के लिए बातें हो रही हैं। अदर केस ऑफ हॉफमैन प्रोडक्ट ये मैं फ़िलहाल आपको बताऊंगा नहीं। डिक्रीजिंग ये जेई की बात, ये एनसीईआरटी करने के बाद की बात है। ये तो बहुत कुछ कराया हुआ है बेटा मैंने। ए बच्चों मुबारक हो, पूछो क्या मुबारक हो? आपका चैप्टर खत्म हो गया। एल्कोहल फिनॉल ईथर यहीं से समाप्त होता है, मुबारक हो।